गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जिन टॉपिक को लेने जा रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एग्ज़ाम में एक पिवोटल रोल प्ले करती है। इसे ऐसे भी बोले कि ये किसी भी एग्ज़ाम्स में बड़ा निर्णायक भूमिका निभाती है और इस पर क्वेश्चन की संख्या भी अच्छी खासी होती है। सबसे पहले यदि आप सीजीएल को टारगेट में रखे होंगे तो सीजीएल पीटी में तो इससे संबंधित 3 क्वेश्चंस आते हैं, या एसएससी के पीटी से संबंधित किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चंस। लेकिन जब मेन की बात की जाए तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 से बढ़कर 22 हो जाती है। एरर की कुल संख्या 20 और इम्प्रूवमेंट की कुल संख्या 22। कुछ वीडियोस भी मैंने बहुत सारे देखे हैं जिसमें ये बोलते कि इम्प्रूवमेंट का मेथड मैं बता रहा हूँ आपके सामने, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। लेकिन मैंने जिस गंभीरता से इसके ऊपर मेथड की चर्चा को होना चाहिए था वैसा मैंने किसी से नहीं सुना, या शायद वैसा किसी टीचर के दिमाग में आया भी नहीं, या उन लोगों ने इस पर गंभीरता से रिसर्च भी नहीं किया। आज हम और आप इस पर काफ़ी गहराई से चर्चा करेंगे, काफ़ी अंदर चलेंगे और अंदर चल के इसके बनाने के आसान तरीके पर चर्चा करेंगे। तो आए सबसे पहले मैं इम्प्रूवमेंट से आपको परिचित करा दूं। आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि आप में से लगभग हर स्टूडेंट्स इस इम्प्रूवमेंट टॉपिक से परिचित होंगे। इसके अंतर्गत एक सेंटेंस आपके पास होगा। उस सेंटेंस में कोई एक सिंगल वर्ड या तो बोल्ड होगा, या फिर अंडरलाइंड होगा, या फिर इटैलिक्स होगा, और या फिर कोष्ठ में रखा गया होगा। या सिंगल वर्ड के अलावा आप देखेंगे कि कई वर्ड ग्रुप्स भी या एक वर्ड ग्रुप्स भी अंडरलाइंड है, बोल्ड है, या कोष्ठ में रखा गया है, या इटैलिक्स में रखा गया है। जिन वर्ड को अंडरलाइंड किया जाए या जिन वर्ड ग्रुप्स को अंडरलाइंड किया जाए या बोल्ड किया जाए, इस वर्ड ग्रुप के साथ 2 पॉसिबिलिटीज निकल करके आएगी। पॉसिबिलिटी नंबर पहला, जिसको हमने P1 से दिया, कि ये वर्ड या वर्ड ग्रुप ग्रामेटिकली या मीनिंगफुली करेक्ट हो सकते हैं, और जब यह करेक्ट हो, सही हो, अप्रोप्रिएट हो, तो आपको आंसर के रूप में NCR चुनना है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड चुनना है, या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड चुनना है। कब? जब दिया गया वर्ड या वर्ड ग्रुप करेक्ट हो। दूसरी पॉसिबिलिटीज इसके साथ निकल करके आएगी कि दिया गया वर्ड या वर्ड ग्रुप इनकरेक्ट हो, इनअप्रोप्रिएट हो, रॉन्ग हो। तब ऐसी स्थिति में आपके पास कुछ ऑप्शंस भी रहेंगे। इन ऑप्शंस में से किसी एक सही ऑप्शन को आपको चुनना है, ताकि यह ऑप्शन उस गलत बोल्ड पार्ट को या उस गलत वर्ड को या वर्ड ग्रुप को रिप्लेस कर दे और सेंटेंस के अर्थ को मीनिंगफुल बना दे, सार्थक बना दे। तो एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का हमने परिचय दिया। आप चाहें तो एक क्वेश्चन को आप देख ले इस पर। जैसे ये क्वेश्चन आप देख ले, ये क्वेश्चन हमने फरवरी 2018 सीजीएल मेन का लिया। आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्न में कुछ वर्ड ग्रुप्स हैं, यानी कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें कोष्ठ में रखा गया। अब यदि ये वर्ड ग्रुप गलत हैं तो इन 3 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा, उन्हें आपको चुनना है। और यदि ये वर्ड ग्रुप आपके नज़र में करेक्ट है तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट। फिर दोबारा बता दें कि कोष्ठ में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। यही वर्ड या तो बोल्ड पार्ट में आपके पास आए, यही वर्ड या तो इटैलिक्स में आ जाए, यही वर्ड या तो अंडरलाइंड करके दिया जाए, या इसी वर्ड को कोष्ठ में रख करके दिया जाए। चूंकि बताया कि इन
कोस्ट में या अंडरलाइंड या बोल्ड पार्ट के साथ दो ही पॉसिबिलिटीज निकल करके आएगी, या तो ये गलत हो तो आपको सही ऑप्शन से चुनना है 1 2 3 में से, या फिर करेक्ट हो तो आंसर नंबर 4 चुनना है। तो एक बार हम आप फॉर्मेट से परिचित हो गए। फॉर्मेट से परिचित होने के बाद हम और आप इसी पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा कर लें। अब इस पर चर्चा करने के क्रम में परिचय तो प्राप्त हो गई, अब एक नज़र इम्प्रूवमेंट के टाइप्स पर भी दौड़ा ले। अब तक आपने इम्प्रूवमेंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हल किए होंगे, लेकिन शायद आपने गंभीरता से ये जानने की कोशिश नहीं की होगी अब तक कि इस पर आखिर कितने टाइप्स के क्वेश्चंस किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी डिफरेंट एग्जाम्स को अगर एक साथ रख लिया जाए या कई 100 200 1000 क्वेश्चंस को एक साथ रख लिया जाए और रखने के बाद इसके टाइप्स को निकाला जाए कि कितने टाइप्स पॉसिबल हैं, तो इसे हम और आप दो पार्ट में बांट करके समझ सकते हैं। एक टाइप का नाम मैं बोलूँगा मेन टाइप, अर्थात मेन टाइप्स कौन कौन है एक चर्चा करूंगा, और दूसरे मेन टाइप को बताने के बाद इसके सब टाइप्स भी हैं, उन सब टाइप्स पर भी चर्चा करूंगा। इसलिए समझ ले कि इम्प्रूवमेंट के प्रश्न को, किसी भी एग्जाम में दिए गए प्रश्न को दो अलग अलग टाइप्स में हमने बांट दिया। एक जो मेन टाइप है और एक इसी मेन टाइप के कुछ सब टाइप्स हैं। मेन टाइप्स को जब डिफ्रेंशिएट हम आप करेंगे, अलग अलग आप करेंगे, तो मेन टाइप्स में 3 प्रकार के क्वेश्चन निकल कर के आएंगे। या तो इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन ग्रामर होगा कि ग्रामर की मिस्टेक्स आपके पास दी गई है जिसे रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है, ये फर्स्ट टाइप है। या तो इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत वर्ड दिया गया हो, अब इस वर्ड को आपको ठीक करना है या फिर इसके सिनोनिम्स को चुनना है। इसी इम्प्रूवमेंट के तहत तीसरी जो टाइप है वो इडियम्स और फ्रेज है, जिसमें गलत इडियम्स या फ्रेज होने पर करेक्ट या सही इडियम्स और फ्रेजेज आपको चुनना है, और सही इडियम्स और फ्रेजेज होने पर इसके मीनिंग को बताना है। ये तीन हमारी मेजर टाइप्स है। अब इस मेजर टाइप्स के बाद हमारी अब चर्चा का केंद्र बिंदु होगा सब टाइप्स, कि इसके कौन कौन से सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स के अंतर्गत 2 पार्ट्स को ही रखेंगे। एक पार्ट रहेगा इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन वर्ड और एक पार्ट रहेगा इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन फ्रेजेस या इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन इडियम्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स पर आधारित। वर्ड पर आधारित प्रश्नों को भी यदि आप कुछ अन्य टाइप्स में बांटना चाहेंगे तो ये कुल मिलाकर 3 प्रकार से आपके पास निकल करके आएगी, अर्थात CGL हो या CDS हो या NDA हो या UPSC की कोई भी एग्जाम्स हो या SSC की कोई भी एग्जाम्स हो। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जैसे ही किसी क्वेश्चन के में आप देखेंगे कि किसी एक वर्ड को बोल्ड किया गया हो या एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है या कोष्ठ में रखा गया है, तो ऐसे वर्ड्स की संभावना 3 प्रकार की रहेगी। एक कि कोई वर्ड आपके पास दिया गया है और इन्हीं वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स को ऑप्शन में भी रखा गया है। अब ध्यान में यहां से रखना स्टार्ट कर लें। जब कोई बोल्ड पार्ट में वर्ड को रखा जाए या रखा गया हो और इसी वर्ड को ऑप्शन में इसके फॉर्म को बदल करके रखा जाए, अलग अलग फॉर्म में, V1 फॉर्म में, V2 फॉर्म में, V3 फॉर्म में, नाउन फॉर्म में, तो ये तय कर लें कि ये वर्ड आपके वर्ड पावर बेस्ड नहीं है, ये प्रश्न आपके ग्रामर पर आधारित हैं। किंतु फिर भी वर्ड के ऊपर हमारी चर्चा थी, इसलिए वर्ड के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हुए इसे इसमें इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट समझा, इसलिए हमने रखा। दोबारा इसको फिर बता दें कि जैसे ही बोल्ड पार्ट में वर्ड आ जाए या दिख जाए तो एक नज़र आप ऑप्शंस पर दौड़ा लें
क्या ऑप्शन में बोल्ड पार्ट में रखे गए वर्ड के फॉर्म को चेंज करके रखा गया है? यदि हाँ, तो समझ लें कि यह अब वर्ड पावर से संबंधित नहीं है, यह आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। किंतु जब बोल्ड पार्ट में वर्ड रखा गया है और इन वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स ऑप्शन में नहीं है, बल्कि सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, तब ऐसी स्थिति में ये दोनों प्रश्न वर्ड पावर से संबंधित होंगे और तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और वर्ड पावर दोनों अच्छी होनी चाहिए। तो एक परिचय हमने दिया वर्ड पर कि एक वर्ड कैसा होगा कि बोल्ड पार्ट में एक वर्ड होगा, उसी का डिफरेंट फॉर्म आपके पास रहेगा ऑप्शंस में, तब समझ लेंगे कि यह ग्रामर बेस्ड है। लेकिन एक वर्ड होगा और उसके डिफरेंट फॉर्म ऑप्शंस में नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग वर्ड्स ऑप्शन में रहेंगे, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा वर्ड पावर से रिलेटेड है और उसमें हमारी वर्ड पावर की टेस्ट है और प्लस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग की भी टेस्ट है। इसी प्रकार से जब हम और आप इडियम्स और फ्रेज के प्रश्नों पर आएंगे तो यह देखेंगे कि या तो एग्जामिनर ने गलत फ्रेज को रखा है या बोल्ड पार्ट में दिया गया फ्रेज मीनिंग के दृष्टिकोण से गलत है, तब आपको करेक्ट या अप्रोप्रिएट फ्रेज चुनना है। कई बार ऐसा भी देखेंगे कि बोल्ड पार्ट में रखा गया फ्रेज करेक्ट है और तब लेखक आपसे मीनिंग जानने को चाहेगा। ये कैसे पता कर लेते हैं कि करेक्ट है और मीनिंग जानना है, तो इसकी चर्चा फिर अब आगे बढ़ा लें बारी बारी से। तो एक परिचय हमने दिया कि फ्रेज पर आधारित क्वेश्चन भी आपके पास दो प्रकार के होंगे, एक इनकरेक्ट फ्रेज या इडियम होंगे जिनको करेक्ट करना होगा, जिनको सही करना होगा, और एक करेक्ट इडियम्स या फ्रेज होंगे जिनका मीनिंग आपको बताना है ऑप्शन में कि इस फ्रेज का इस इडियम की क्या अर्थ हो सकती है या क्या मीनिंग हो सकती है। आगे फिर बढ़ा ले। अब फिर एक बार वर्ड पर हम और आप चर्चा कर लें बारी बारी से। नंबर 1 पहला, अब ये कैसे पता लगाएं कि बोल्ड पार्ट में दिया गया वर्ड राइट है या रॉन्ग है या ग्रामर से रिलेटेड है। सबसे पहले ग्रामर वाले को अलग कर ले कि जैसे ही बोल्ड पार्ट में कोई एक सिंगल वर्ड आपको दिखा और ऑप्शंस में उसके डिफरेंट फॉर्म्स भी आपको दिख रहे हैं, तो अब आप वर्ड पावर का ज्ञान मत लगाएं, अब आप अपने ग्रामर के ज्ञान को लगाएं और ये तय कर ले कि बोल्ड पार्ट में रखा गया वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है और क्या यह पार्ट्स ऑफ स्पीच रॉन्ग है। यदि रॉन्ग है तो राइट या करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होना चाहिए, उस करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऑप्शन से आप चुन लें, तो एक वर्ड सिंगल रहेगा तो वो ग्रामर पर भी आधारित पॉसिबल है। अब आ जाएं दूसरे और तीसरे जो खास करके वर्ड पावर पर आधारित होंगे। जैसे ही आपको बोल्ड पार्ट में वर्ड मिलती है और आप देख रहे होंगे कि इन वर्ड देखें कि इन वर्ड का डिफरेंट फॉर्म्स ऑप्शंस में नहीं है, बल्कि सारे ऑप्शंस में अलग अलग वर्ड हैं, तब आप तय कर लें कि अब आपको वर्ड पावर लगाना होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी ठीक रखना होगा, और तब इस पर आधारित दो प्रकार से प्रश्न आएंगे और पूछे जाते हैं। पहला कि जब बोल्ड पार्ट में रखा गया वर्ड आपके नज़र में करेक्ट हो, मीनिंग के दृष्टिकोण से या ग्रामर के दृष्टिकोण से करेक्ट हो, तो आपको ये चेक करना है कि क्या किसी भी ऑप्शन में इस वर्ड का सिनोनिम वर्ड रखा गया है या यह वर्ड जैसा अर्थ दे रहा है वैसा अर्थ देने वाला वर्ड ऑप्शन में है। यदि हाँ, तो आंसर के रूप में इस सिनोनिम को आपको चुन लेना होगा। ये नियम मैं किसी किताब के आधार पर नहीं बता रहा हूँ। आप में से सभी के पास जब सीजीएल का एग्ज़ाम देते होंगे तो मोबाइल पर आपके आंसर्स करेक्ट और रॉन्ग आंसर्स आते होंगे। आप उस करेक्ट एसएससी के करेक्ट और रॉन्ग आंसर की कैंडिडेट आंसर और करेक्ट आंसर क्या है उनकी जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे
और जब जब बोल्ड पार्ट में वर्ड रखा जाएगा तो आप एक चीज़ पाएंगे कि जब बोल्ड पार्ट में रखा गया वर्ड करेक्ट है तो एसएससी ने आंसर के रूप में सिनोनिम को चुन रखा है, जबकि नियम के अनुसार बोल्ड पार्ट में रखा गया वर्ड करेक्ट होने पर आंसर नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी। लेकिन अब तक के ट्रेंड के अनुसार जैसे ही बोल्ड पार्ट में दिया गया वर्ड मीनिंग के दृष्टिकोण से करेक्ट होते हुए भी हमें और आपको ये जांच लेना होगा कि ऑप्शन में इसका कोई सिनोनिम है या कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इसी के समान अर्थ दे रहा है। यदि रिजल्ट मिला हाँ, तो आप उस ऑप्शन को आंसर के रूप में चुन दें, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक हुआ करेक्ट पर। दूसरा ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि बोल्ड पार्ट में दिया गया वर्ड इनकरेक्ट हो, मीनिंग के दृष्टिकोण से गलत हो, तब ऐसी स्थिति में आपको करेक्ट वर्ड खोजना होगा और करेक्ट वर्ड खोजते समय आपको सेंटेंस का सेंस भी, सेंटेंस का भाव भी और साथ साथ वर्ड पावर भी दोनों ध्यान में रखना होगा। आए और विस्तार से चर्चा इसी वर्ड पर करें कि क्या स्टेप लिया जाए या कैसे तय किया जाए कि बोल्ड पार्ट में रखा गया वर्ड करेक्ट है या बोल्ड पार्ट में रखा गया वर्ड इनकरेक्ट है। इसी पर हम और आप चर्चा कर लें। सबसे पहले जैसे ही बोल्ड पार्ट में कोई वर्ड रखा गया हो तो एक नज़र आप ऑप्शंस पर दौड़ा लें। जैसे ही नज़र आप ऑप्शंस पर दौड़ाएंगे तो फिर आपके पास 3 प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएगी। पॉसिबिलिटीज़ नंबर 1 कि कोई एक वर्ड का अर्थ वही है जो बोल्ड पार्ट का है, अर्थात इसे ऐसे बोलें कि पहली संभावना यही होगी कि जैसा अर्थ बोल्ड पार्ट दे रहा है उसी प्रकार का अर्थ या समान अर्थ कोई एक ऑप्शन दे रहा है, ये पहली संभावना होगी। अर्थात इसको हम आप ऐसे भी बांट लें कि बोल्ड पार्ट का अर्थ और किसी एक ऑप्शन का अर्थ मैच कर जाएगा, मिल जाएगा। ये पॉसिबिलिटी नंबर पहली होगी। पॉसिबिलिटी नंबर दूसरी होगी कि जब बोल्ड पार्ट से ऑप्शन के वर्ड के मीनिंग को आप टकराएंगे, मिलाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नंबर दूसरी होगी कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस के अर्थ समान हो, अर्थात बोल्ड पार्ट जैसा मीनिंग दे रहा है, जैसा अर्थ दे रहा है, वैसा ही अर्थ कोई 2 बोल्ड पार्ट, कोई 2 ऑप्शन का वर्ड दे रहा हो या 2 से अधिक ऑप्शंस के वर्ड दे रहे हों। अर्थात दूसरी पॉसिबिलिटी है एक से अधिक वर्ड के समान अर्थ होने की। और तीसरी पॉसिबिलिटी नंबर जो थर्ड निकल करके आएगी, वो पॉसिबिलिटी नंबर थर्ड ऐसी होगी कि कोई भी वर्ड का अर्थ बोल्ड पार्ट के वर्ड से, किसी भी ऑप्शन का अर्थ बोल्ड पार्ट के अर्थ से मैच नहीं करेगा। तो दोबारा हम आप संक्षेप कर लें, आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें कि जैसे ही वर्ड आएगा इसकी अभ्यास आपको करनी होगी, क्योंकि सीजीएल के लिए सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है वर्ड और फ्रेज बेस्ड इम्प्रूवमेंट। इसके अंतर्गत वर्ड पावर भी ठीक होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक होनी चाहिए, आपके पास मेथड भी होनी चाहिए, ताकि आप ये तय कर पाएं कि दिया गया वर्ड बोल्ड पार्ट में रखा गया वर्ड करेक्ट या इनकरेक्ट, और यदि करेक्ट हो तो क्या स्टेप लेना है और इनकरेक्ट हो तो क्या स्टेप्स लेना है। तो फिर संक्षेप कर ले कि जब आप बोल्ड पार्ट में वर्ड मिलेगा आपको, तो इस बोल्ड पार्ट के वर्ड के मीनिंग को ऑप्शन के वर्ड से जब मैच कराएंगे तो या तो किसी एक ऑप्शन का अर्थ वही होगा जो बोल्ड पार्ट का है, या फिर मैच कराने के क्रम में एक से ज़्यादा ऑप्शंस का अर्थ मैच कर जाएगा, वही रहेगा। और तीसरी संभावना निकल करके आएगी कि जिसमें कोई भी ऑप्शन का अर्थ मैच नहीं करे, अर्थात बोल्ड पार्ट का मीनिंग अलग है और बाकी हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें रखे गए वर्ड का मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। अब रूल आप ध्यान में रखते चले, इसलिए रूल नंबर चर्चा कर रहा हूं वर्ड पावर पर। पहली कि जैसे ही बोल्ड पार्ट में रखा गया वर्ड का मीनिंग ऑप्शन के किसी भी वर्ड से मैच कर जाए तो आप इस ऑप्शन को आंसर के रूप में चुन ले।
रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर 2, जब बोल्ड पार्ट के वर्ड का अर्थ एक से अधिक ऑप्शन से मैच कर जाता हो या दो ऑप्शन से मैच कर जाता हो, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ड तुलनात्मक रूप से कठिन अर्थ देने वाला हो उसे आप आंसर के रूप में चुन लें। जैसे आए इन्हें हम और आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और इस एग्जाम्पल्स को मैं ले रहा हूँ, वो एसएससी का ही क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम और आप इस कंसेप्ट को ठीक कर लें या इस कंसेप्ट को बना लें। जैसे क्वेश्चंस है आपके पास, दे ऑब्टेन्ड द टॉप secret information through a wrong means। इस wrong को अंडरलाइन कर ले, through wrong means। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें wrong को हमने अंडरलाइन किया। ऑप्शंस हैं, नंबर 1 इस जगह बैड, ऑप्शन नंबर 2 क्लेवर, और ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉडुलेंट, और ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट। अब आए मेथड को अप्लाई करके देख लें। जैसे यहाँ बोल्ड पार्ट में रॉन्ग वर्ड को रखा गया, तो सबसे पहले यह जांचना कि यह वर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसके जांचने का तरीका यही होगा कि जब बोल्ड पार्ट के वर्ड से किसी भी एक ऑप्शन के वर्ड का अर्थ मैच कर जाए या एक से अधिक ऑप्शन का वर्ड का अर्थ मैच कर जाए, तो आप समझ लें कि दिया गया बोल्ड पार्ट करेक्ट है, किंतु करेक्ट होने के बावजूद हमें सिनोनिम को चुनना है। दोबारा बोल दें कि कैसे तय कर लेंगे कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसका फॉर्मूला यही होगा कि जब बोल्ड पार्ट के वर्ड से किसी भी एक ऑप्शन के वर्ड का अर्थ मैच कर जाए या फिर एक से अधिक ऑप्शंस के वर्ड का अर्थ मैच कर जाए, तो यह तय मान लेंगे कि बोल्ड पार्ट में दिया गया वर्ड करेक्ट है और सिनोनिम अब आंसर के रूप में चुनना है। जैसे रॉन्ग का मतलब ही होता है गलत, हम आप देखेंगे तो बैड भी बराबर बुरा या गलत है, फ्रॉडुलेंट बराबर धोखाधड़ी बराबर ये भी गलत है। या इसको ऐसे बोल दे कि बैड का टोन भी निगेटिव है, फ्रॉडुलेंट का टोन भी निगेटिव है। तो एक हिसाब से हम और आप ये बता सकते हैं कि जब बोल्ड पार्ट से ऑप्शन के वर्ड का अर्थ मैच करवाया तो दो ऑप्शन का अर्थ लगभग यही है गलत। रॉन्ग मीन्स गलत तरीके से, या बैड मीन्स बराबर गलत तरीके से, या फ्रॉडुलेंट मीन्स बराबर भी धोखाधड़ी से या गलत तरीके से। तो इस जगह पर एक निष्कर्ष स्पष्ट रूप से आया कि बोल्ड पार्ट से किसी दो ऑप्शंस के वर्ड का अर्थ मैच कर गया। यह ध्यान में रखें कि जब भी सिनोनिम्स की बात होती है तो एग्जाम में रिलेटिव सिनोनिम्स या आपसे पूछे जाते हैं, और रिलेटिव सिनोनिम्स का मतलब है कि किसी वर्ड का लगभग अर्थ देने वाला, एग्जैक्ट अर्थ देने वाला नहीं बल्कि लगभग उसी तरह का अर्थ देने वाला वर्ड आपके पास रहेगा। अब यहाँ पर जब दो ऑप्शंस हमारे पास मैच कर गए कि इसका भी अर्थ लगभग मिलता जुलता है इससे और इसका अर्थ लगभग इससे भी मिलता जुलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 से बोल्ड पार्ट का अर्थ मैच कर गया। मैच करने का मतलब कि बोल्ड पार्ट में दिया गया वर्ड करेक्ट तो है, किंतु अब हमें इस जगह पर सिनोनिम को खोज लेना है, सिनोनिम को चुन देना है। और जैसे ही आप देखेंगे कि जब दो वर्ड आपका आंसर के रूप में मैच कर जाए तो हमेशा अगर आपको आंसर की प्राथमिकता लेनी हो या किसी एक को प्राथमिकता देना हो तो इन दोनों में जो टफ वर्ड होगा उसे आंसर के रूप में चुनेंगे। वर्ड और फ्रॉडुलेंट में फ्रॉडुलेंट कठिन है, इसलिए आंसर के रूप में फ्रॉडुलेंट को लेंगे। अब आ जाएं इसी से संबंधित अगले इंफॉर्मेशन की ओर हम आप चले। मान लिया जाए कि बोल्ड पार्ट में जो भी वर्ड आपके पास दिया गया हो, आप जब इस वर्ड के
अर्थ को ऑप्शन के वर्ड से मैच कराना प्रारंभ कर दिया और किसी भी वर्ड का अर्थ उससे मैच नहीं किया, किसी का भी नहीं किया, तो एक स्टेप और दोहरा ले अपने आप में कि क्या आपस में दिए गए ऑप्शन में से किसी ऑप्शन के वर्ड का अर्थ मैच कर गया या मैच कर रहा है। यदि हाँ, तो एक बार दोबारा ये समझ लेंगे कि ये बोल्ड पार्ट करेक्ट हो सकता है और अब आपको उसका इन दोनों में से कोई एक तय करना होगा। जैसे फिर एक बार दोबारा बोल दें कि जब बोल्ड पार्ट से आप ऑप्शन के अर्थ को मैच कराते हैं, मैच कराने के क्रम में सभी का अर्थ, किसी का भी अर्थ बोल्ड पार्ट से मैच नहीं किया, किंतु जब आपस में ऑप्शंस को आप टकराते हैं, ऑप्शंस को आप मैच कराते हैं, तो कोई दो ऑप्शन के वर्ड का अर्थ मैच कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुनः इनमें से जो कठिन वर्ड होगा उसे आंसर के रूप में चुन देना होगा, यह मानकर कि बोल्ड पार्ट में दिया गया वर्ड हमारा करेक्ट है और अब सिनोनिम के तौर पर किसी एक आंसर को चुनना है। किंतु जब बोल्ड पार्ट में वर्ड हमारे पास दिया गया होगा और हम और आप सारे ऑप्शन से मैच करा दिए, किसी भी ऑप्शंस का अर्थ आपस बोल्ड पार्ट से मैच नहीं किया, आपस में ऑप्शंस को भी मैच करा दिए, कोई भी ऑप्शन का वर्ड मैच नहीं किया, तो ये तय हो जाएगा कि ये वर्ड गलत होने की संभावना प्रबल हो जाएगी और तब आपको मीनिंग के अनुसार, सेंस के अनुसार तय करना है और आंसर तक पहुंचना है। तो ये था वर्ड से संबंधित एक परिचय। अब आ जाए फ्रेज से संबंधित और ईडियम से संबंधित परिचय जानकारी तय कर लें कि कैसे समझे कि फ्रेज गलत है या ईडियम गलत है। जब भी एसएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम फ्रेज को बोल्ड पार्ट में रखती है, तो इस फ्रेज के साथ भी दो प्रकार के आंसर की संभावनाएं होती है। एक तो दिया गया फ्रेज रॉन्ग हो, रॉन्ग होने पर आपको करेक्ट फ्रेज चुनना है, और दूसरा दिया गया फ्रेज करेक्ट हो तो इसके मीनिंग को आपको बताना है। कैसे जान ले कि फ्रेज गलत है या सही है? तो अक्सर जब आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बोल्ड पार्ट में जिन फ्रेज को रखा गया है उन फ्रेज का कोई भी एक वर्ड ऑप्शन में ज्यों का त्यों भी उतार दिया गया। जैसे पहले फ्रेज बराबर आपको बता दें कि फ्रेज मूलतः कहते हैं मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन को, या फ्रेज कहते हैं मेन वर्ब प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को। अभी आप यहाँ संबंध इससे रख लें कि जैसे ही बोल्ड पार्ट में मेन वर्ब और प्रीपोजिशन अर्थात फ्रेज दिया गया हो तो एक नज़र ऑप्शन पर दौड़ा ले कि क्या किसी ऑप्शन में प्रीपोजिशन को रिपीट किया गया या फिर क्या किसी ऑप्शन में मेन वर्ब को रिपीट किया गया। यदि हाँ, दोनों में से किसी एक को रिपीट कर दे तो ये तय मान लें कि आपका दिया गया फ्रेज लगभग गलत है, अर्थात गलत होने की संभावना 99% होगी। तब ऐसी स्थिति में अर्थ के अनुसार आपको करेक्ट फ्रेज खोजना है। किंतु जब बोल्ड पार्ट में दिए गए इडियम्स और फ्रेज करेक्ट होंगे तो जब आप ऑप्शन में वर्ड को मैच कराना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी वर्ड मैच नहीं करेगी, सारा का सारा वर्ड अलग अलग होगा, और जैसे ही अलग अलग हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा कि बोल्ड पार्ट में दिया गया फ्रेज सही है, हमें उसके मीनिंग को बताना है। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर ये एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे क्लियर कर लें ताकि कंसेप्ट ठीक हो और सवाल हम और आप अटेम्प्ट ले सकें, अभ्यास अपना आगे जारी रख सकें। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू
bring down old bridges in order to build new ones। एक क्वेश्चन रखा जिसमें ब्रिंग डाउन वर्ड आपके बोल्ड पार्ट में हैं, रखे गए। ऑप्शंस आप देखें, एक ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, दूसरा ऑप्शन है डेमोलिश और तीसरा ऑप्शन है वेस्ट, चौथा ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। आप यहाँ देख रहे होंगे कि बोल्ड पार्ट में ब्रिंग और डाउन रखा गया, लेकिन इस बोल्ड पार्ट के वर्ड को जब ऑप्शन में आप खोजेंगे या मैच करेंगे तो न तो किसी ऑप्शन में ब्रिंग रखा गया है और न ही किसी एक ऑप्शन में डाउन रखा गया। जब कोई भी एक वर्ड मैच न करे तो ये तय मान लें कि आपका दिया गया फ्रेज करेक्ट है और अब आपको मीनिंग बताना है। यहाँ पर आंसर के रूप में इसे दो को चुने। तो ए था एक संक्षेप में इसके बारे में परिचय कि इम्प्रूवमेंट होते कैसे हैं, इम्प्रूवमेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के देने का क्या आशय होता है, कैसा टाइप हो तो हमें किन नियमों को लगाना चाहिए, ये एक चर्चा हमने इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत किया। अब आ जाएं इसके कुछ मेथड्स की चर्चा हम आप कर लें। फर्स्ट मेथड है स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। ये मेथड तब लागू करें जब बोल्ड पार्ट में दो से अधिक वर्ड हो या फिर बोल्ड पार्ट ग्रामर पर आधारित हो। इस मेथड के अंतर्गत यह ध्यान में रख लें कि जब भी बोल्ड पार्ट में 2, 3, 4, 5, 10 या अधिक वर्ड अंडरलाइंड किया जाता है या दिया जाता है तो अक्सर आप देखेंगे कि इन वर्ड के समूह में कोई एक वर्ड के गलत होने की संभावना ही सबसे ज़्यादा प्रबल होगी। अर्थात बोल्ड पार्ट में जितने भी शब्दों की संख्या बढ़ती जाएगी, ये आवश्यक नहीं कि सभी शब्द गलत रखे गए हों, बल्कि ज़्यादातर संभावनाएं होगी कि कोई एक वर्ड इसमें गलत रखा गया हो। तो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस का मतलब है कि हम और आप यदि ग्रामर का फंडा क्लियर है तो प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप की एनालिसिस करते हुए यह तय कर ले कि बोल्ड पार्ट में कौन सा एक पार्ट गलत है या कौन सा एक वर्ड गलत है जिसे रिप्लेस करने की आवश्यकता है, और उसे रिप्लेस कर दिया जाए तो वह मीनिंग भी स्पष्ट करते चलेगा या देते चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि आप क्वेश्चन पर ही प्रत्येक को चेक करते चलें कि क्यों सही है क्यों गलत है। अब जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हमने लिया स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस में। इसके पहले भी इस उदाहरण को आपको दिखाया। आप देख रहे होंगे कि इसमें कई वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया। जैसे ही वर्डों की संख्या अधिक होगी इसका मतलब कि दिया गया प्रश्न ग्रामर पर होगा आधारित, और अब आपको ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशंस लगाने हैं। इन रूल्स और रेगुलेशंस को लगाने में आपके फंडा स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, एक बात ये अवश्य ध्यान में रख लें कि ग्रामर के बहुत सारे रूल्स की जानकारी आपको नहीं चाहिए। किसी भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को, टॉपिक को डील करने के लिए मैक्सिमम 20 कोर रूल्स हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए, और इसके बल पर आप चाहें तो 1 करोड़ नियम अपने खुद भी बना सकते हैं। आए स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर लें। सबसे पहले आप इस वर्ड को ले लें, डिफरेंट को। हम और आप में से सब कोई जानते हैं कि डिफरेंट अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है फ्रॉम, FROM, जबकि बोल्ड पार्ट का पहला वर्ड है फॉर्म, रूप, प्रारूप। इसलिए यह तय हो गया कि डिफरेंट के लिए फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन फ्रॉम के स्थान पर फॉर्म रखा गया, अर्थात हमारे पास मिस्टेक नंबर 1 मिला बोल्ड पार्ट में। दूसरा आप देखेंगे कि डिस्प्यूट के बाद जो वाज लिखा हुआ है यानी सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है, और यह
एक क्लॉज का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लॉज का निर्माण कर रहा है, और एक जानकारी के अनुसार किसी भी क्लॉज के पहले कंजंक्शन को रखना चाहिए और देयर कोई कंजंक्शन नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ दो मिस्टेक्स रखी गई है। पहला कि डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आना चाहिए तो फॉर्म लिखा गया, और दूसरा एक क्लॉज है और उस क्लॉज के पहले कंजंक्शन आना चाहिए जबकि देयर कोई कंजंक्शन नहीं है, इसलिए कुल मिलाकर दो मिस्टेक्स है। और अब हम उसी ऑप्शन पर गौर करेंगे जिनमें इन दो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया गया हो या उस ऑप्शन में दो परिवर्तन किया गया हो, और वह परिवर्तन किधर होना चाहिए, तो एक परिवर्तन फॉर्म में और एक परिवर्तन देयर में। आप अब बारी बारी से आप देखते चले। सबसे पहले जब ऑप्शन नंबर 2 पर आप आएंगे तो कितना परिवर्तन किया गया वो ध्यान में रख लें कि 2 में पहला चेंज किया गया, फ्रॉम, फॉर्म को फ्रॉम में बदला गया तो CH यानी चेंज नंबर 1 रखा। दूसरा परिवर्तन इसमें क्या किया गया कि देयर के स्थान पर वेयर को लाने का काम किया गया, यह चेंज नंबर 2 किया गया। और तीसरा काम क्या किया गया कि वाज के स्थान पर वर को लाया गया, अर्थात कुल चेंजिंग 3 की गई। हम आप फिर एक बार दोबारा ध्यान में रख लें कि यदि बोल्ड पार्ट में 2 परिवर्तन की आवश्यकता हो तो आप ऑप्शन में भी उन्हीं 2 खास वर्ड में परिवर्तन को खोजें। यदि उसके अलावा किसी और में परिवर्तन करके रखा जाए तो समझ लें कि वो पार्ट आपका गलत रखा गया है, इसलिए बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 पर आ जाए। फॉर्म को फ्रॉम किया गया, चलेगा। देयर को वेयर किया गया, चलेगा, अर्थात 2 चेंजिंग की गई, चेंजिंग नंबर 1, चेंजिंग नंबर 2। लेकिन तीसरी चेंजिंग भी की गई, जहां डिस्प्यूट क्वेश्चन में है वहां डिस्प्यूट्स रखा गया, तो ये 3 चेंजिंग वाले प्रश्न भी हमारे गलत होंगे। या कॉमन सेंस लगा ले, डिस्प्यूट्स बराबर प्लुरल है तो इसके साथ वर्ब कैसा लेना चाहिए, प्लुरल। डिस्प्यूट बराबर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसा लेना चाहिए, सिंगुलर। तो ये 2 ऑप्शंस आपके ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत हैं। और आप देख रहे हैं कि सवाल में भी 2 मिस्टेक किया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो जाएंगे। और बचेगा कौन ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1। अब जरा इस सवाल को बनाने की विधि को मैं थोड़ा धीरे कर लेता हूं, एक्शन रिप्ले फॉर्म में करता हूं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिया, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा था स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया। सबसे पहले डिफरेंट के बाद रुका, जहां जानकारी के अनुसार डिफरेंट फ्रॉम लेता है तो फ्रॉम के स्थान पर फॉर्म रखा गया। दूसरा, आगे पढ़ने के बाद डिस्प्यूट और वाज जैसे ही मिला तो ये तय हो गया कि हमारे पास उस सेंटेंस में एक क्लॉज रखा गया है और किसी भी क्लॉज को यदि दूसरे क्लॉज से जोड़ना हो तो बीच में कंजंक्शन का प्रयोग होना चाहिए। कंजंक्शन के अलावा शेष गलत हो जाएगा, इसलिए हमने दूसरा नियम लगाया कि बीच पीछे कंजंक्शन होना चाहिए जबकि देयर में कोई कंजंक्शन नहीं है। और तब हमने क्या किया कि बारी बारी से ऑप्शंस में देखा कि हमें चाहिए था 2 चेंजेज वाले ऑप्शंस, और ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में कुल चेंजिंग की गई है 3, इसलिए 2 और 3 ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। आए इसी से संबंधित एक और मेथड्स को हम और आप सीखते चलें, और ये मेथड्स एक हिसाब से इकोनॉमिक्स के मेथड से मैच करता है या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से मैच करता है। ये हमेशा ध्यान में रख लें कि बोल्ड पार्ट और नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड NIR जिसे हम आप बोलें या NCR जिसे हम आप बोलें, इन दोनों में क्या रिलेशन है। जिनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है वो ये प्रक्रिया दोहरा लें, मन में दोहरा लें, ताकि मेथड आपके दिमाग में घर कर जाए, मेथड आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए और फिर आप धीरे धीरे आप अप्लाई करें। ये बेहतर मेथड है इम्प्रूवमेंट के प्रश्न को हल करने के लिए, खासकर ग्रामर बेस्ड है। जब बोल्ड अब ये रिलेशन मैं आपको बता दूं
कि बोल्ड पार्ट और ऑप्शन नंबर 4 या बैंक के एग्जाम में ऑप्शन नंबर 5, या फिर ये बोल लें कि बोल्ड पार्ट और नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड या नो करेक्शन रिक्वायर्ड में रिलेशन कैसा है, तो इसके संदर्भ में एक जवाब हमारे पास ऐसा रहेगा कि बोल्ड पार्ट और नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, सीधा समानुपाती हैं। सीधा समानुपाती कहने का मतलब कि जैसे ही बोल्ड पार्ट गलत होगा, रॉन्ग होगा, हमारा नो इम्प्रूवमेंट का पार्ट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। अर्थात बोल्ड पार्ट में भी हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड में भी या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड में भी हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया। और यदि बोल्ड पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात बोल्ड पार्ट में भी यस का टिक लगाया तो नो इम्प्रूवमेंट में भी हमने यस का टिक लगाया, सही का चिन्ह लगाया। इसलिए इसके रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे कि बोल्ड पार्ट को क्रॉस किया तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्रॉस हो गया, और बोल्ड पार्ट को करेक्ट किया तो ऑप्शन नंबर 4 स्वतः करेक्ट हो गया। तो इसलिए बनाते समय मेरा एक निवेदन है या एक रूल भी आप मान लें कि जैसे ही पढ़ने के बाद आपको यह स्पष्ट हो जाए कि बोल्ड पार्ट में कुछ गलतियां हैं या कोई एक गलत है, तो आप सबसे पहले दुश्मन नंबर 4 या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड वाले दुश्मन को आप अपने नज़र से हटा लें, आप एलिमिनेट कर लें, और तब फैसला अब आपका नज़दीक पहुंच जाएगा। और अगर एसएससी दे रहा हूं तो आप 3 में से कोई एक फैसला करना है, और बैंक आप दे रहा हूं तो 4 में से कोई एक फैसला करना है। आ जाए कोई दूसरे क्वेश्चन को फिर ले लें। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे होंगे कि कुछ वर्ड ग्रुप को कोष्ठ में रखा गया। सबसे पहले एनालिसिस कर लें। इस एनालिसिस के क्रम में बोल्ड पार्ट के आगे और पीछे वाले वर्ड भी आपके लिए निर्णायक हो जाएंगे, आपके लिए टॉर्च बियरर बनेंगे, आपके लिए संकेत का काम करेंगे, आपके लिए हिंट्स का काम करेंगे। तो इसके आगे और पीछे वाले पर भी नज़र थोड़ा रखें। अभी हमारी मेथड है स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, और ये एनालिसिस इतनी कठिन नहीं है। आप अनावश्यक 400-500 किसी के द्वारा लिखाए गए नियम के उलझन में आप पड़े हुए रहते हैं। रियल है 15-20 नियम के इर्द गिर्द पूरे वर्ल्ड का क्वेश्चन चलता है, और ग्रामर का ये कोर रूल्स है जिसके बल पर किसी भी कठिन प्रश्न को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और इन बातों की चर्चा मैं अपने कॉमन एरर में भी करूंगा, और आपको पूरी तरह से ये लग जाएगी कि कॉमन एरर पर जो हमारी चर्चा है वो पूरे इंडिया के टीचरों से पूरी तरह से 100% डिफरेंट है और पूरी तरह से कारगर है। और ऐसे मेथड की चर्चा करूंगा जिसकी गंध आपको या अभी तक किन्हीं टीचर के पास नहीं लगी होगी। तो आए इसकी फिर चर्चा कर लें। यदि इसमें वंश वर्ड को छोड़ दिया जाए तो आपने कई बार चंपक और चंदा मामा पढ़ा होगा, देखा होगा। वंस देयर वाज ए किंग, एक राजा था। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वंश आने का तात्पर्य है कि लेखक का इशारा बहुत पहले की ओर है, करंट की ओर नहीं है, तत्काल की ओर नहीं है। और यदि वंश को करेक्ट मानते हुए चलते तो यहाँ इसको लेखक को वाज में चेंज करना चाहिए था। चूंकि जितना दूर तक कोष्ठ में वर्ड रखा गया है या जितना दूर तक बोल्ड किया गया है, हमें करेक्शन इसी पार्ट में करने हैं। इसके आगे और पीछे वाले पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। इसलिए ये इज हमारे लिए टॉर्च बियरर बना, हमारे लिए संकेत का काम किया, और ये इशारा किया कि इज आने का मतलब कि इस सेंटेंस का आशय प्रेजेंट टेंस में है, जबकि लेखक ने वंश दे करके अपना आशय पास्ट में पहुंचाया। इसलिए सबसे पहला बात बोलेंगे कि इस स्थान पर हमारे पास मिस्टेक नंबर 1 पता चला, वंश। अब यदि वंश इमर्ज्ड भी ले लेंगे तो इमर्ज्ड आने का मतलब है कि इस जगह पर अब सेंटेंस का टेंस भी पास्ट कर देना चाहिए। कि एक बार कोई बिजनेस था जो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर गया, बहुत ज़्यादा बूम कर गया, बहुत ज़्यादा उभर करके आया।
अर्थात वंस को छोड़ करके केवल इमर्ज्ड वर्ड को भी अगर कर लें तो इमर्ज्ड बिजनेस का मतलब हो जाएगा कि ऐसा बिजनेस जो पहले इमर्ज था अब नहीं है, ऐसा बिजनेस जो पहले ग्रूम किया, पहले बूम किया, अब नहीं है। यदि इमर्ज्ड को भी रख लेंगे तो हमारे पास इसको वाज में बदलने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, जबकि हमें चेंज करने हैं केवल बोल्ड पार्ट को, हमें उस बोल्ड पार्ट के आगे पीछे में कोई परिवर्तन नहीं लाना है। इसलिए ये बोला जाएगा कि इस प्रश्न में लेखक ने कुल मिलाकर 2 मिस्टेक्स रखे हैं, वंस और इमर्ज्ड। इसका अर्थ है कि अब हमें ऐसे ऑप्शन की ओर नजर दौड़ाना है जिस ऑप्शन में भी 2 चेंजिंग की गई हो, और वो चेंजिंग किस में हो, एक चेंजिंग हो वंस में और एक चेंजिंग हो इमर्ज्ड में, ताकि आगे दिए गए इज से यह स्पष्ट हो जाए कि अब जिस किसी को भी परिवर्तन करके लाएंगे वो प्रेजेंट का सूचक होना चाहिए, पास्ट का सूचक नहीं होना चाहिए। अब आप देख लें, मान लिया जाए कि 1 को टिक आउट आप कर लें कि 1 नंबर ऑप्शन को लो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वंस को 1 में बदला, मान लिया जाए सपोज कि करेक्ट हो, लेकिन इमर्ज्ड को यदि छोड़ देंगे ज्यों का त्यों तो फिर इसको वाज में करना पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 लेने के बाद हमारा जो बोल्ड पार्ट है वो इनकरेक्ट का इनकरेक्ट ही रह जाएगा। आप आ जाएं दूसरे को, यदि वंस को फिर छोड़ दिया जाए, मान लिया जाए कि इमर्ज्ड से इमर्जिंग तो करेक्ट कर दिया, कैसा बिजनेस जो इमर्जिंग है पहले भी इमर्ज कर रहा है, आज भी इमर्ज कर रहा है, अर्थात इमर्जिंग पहले का भी है एक सूचक, और ये आज तक कंटिन्यूटी का बोध कराने के कारण प्रेजेंट का सूचक तो है। लेकिन इस पार्ट में वंस को यदि ले लें तो वंस लेने के बाद फिर इसको वाज में बदलना पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 भी हमारे पास गलत होगा। अब इसे दूसरे मेथड से हम आप समझ लें, मेथड नंबर 2 मैं और आसान बना रहा हूं। हम आप अब दोनों सवाल जवाब हमारा भी चलेगा, आपका भी चलेगा। सबसे पहले हमने क्या सीखा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस में कि इस क्वेश्चन के बोल्ड पार्ट में कुल कितने मिस्टेक्स हैं, तो कुल मिस्टेक्स की संख्या थी हमारे पास 2। कौन कौन मिस्टेक्स थे, तो एक मिस्टेक्स हमारे पास थे वंस और एक मिस्टेक्स हमारे पास कौन सा था, इमर्ज्ड। चलिए आप समझ गए, अच्छी बात है। इसका मतलब कि बोल्ड पार्ट में जब 2 मिस्टेक्स हो तो हमें ऑप्शन में भी 2 परिवर्तन चाहिए, क्योंकि 2 गलती चेंज करना है। यदि हम और आप 1 पर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में 2 परिवर्तन तो है, लेकिन परिवर्तन वंस और इमर्ज्ड में होना चाहिए, तो वो परिवर्तन वंस के जगह पर 1 तो लाया, लेकिन इमर्ज्ड को ज्यों का त्यों छोड़ करके बिजनेस के जगह पर बिजनेसेस को रखा, अर्थात जिस पार्ट में परिवर्तन होना चाहिए एग्जामिनर ने जानबूझकर उस पार्ट को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट में चेंजिंग लाया, तो ऐसे ऑप्शन को गलत मान ले। नीचे वाला ले ले, लेखक ने क्या किया इस नीचे वाले पार्ट में, सेकंड ऑप्शन में इमर्ज का तो इमर्जिंग किया, यानी चेंजिंग 1 तो लाया, लेकिन वंस को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। हमें परिवर्तन चाहिए था 2 और इस ऑप्शन में परिवर्तन कितना रखा गया, 1, इसलिए इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। अब हमारे पास आंसर कौन सा बचा, 3 नंबर। अब 4 नंबर को क्यों एलिमिनेट कर दिया, तो हम आप रिलेशन पढ़े कि बोल्ड पार्ट और नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड में कैसा रिलेशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा, सीधा समानुपाती का रिलेशन होगा। चूंकि बोल्ड पार्ट गलत है क्योंकि इसमें वंस भी दिया गया, तो वंस देने के कारण वाज होना चाहिए था, इमर्ज देने के कारण भी वाज होना चाहिए था, जबकि इज रखा गया, इसका मतलब कि क्वेश्चन रॉन्ग था। और जैसे ही क्वेश्चन रॉन्ग है तो दुश्मन नंबर 4 नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड को आप हटा दें, एलिमिनेट कर दें, और बाकी अब 3 में आंसर अब आप ले। तो ये था स्टेप बाय स्टेप मेथड। और मेरे विचार से मेरे दोस्तों या स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई को या इंग्लिश को सही तरीके से लें। अब तक जितनी भी इस इम्प्रूवमेंट के तहत मेथड की चर्चा जैसी होनी चाहिए थी, अब तक हमने किसी के वीडियोस में वो चर्चा नहीं देखे। अनावश्यक
केवल इंप्रूवमेंट के लिए किसी ने कहा कि मैं ये मंत्र दे रहा हूं, मैं वो मंत्र दे रहा हूं, और उनका मंत्र बिल्कुल बकवास था या स्तरहीन मंत्र था। इसलिए आप अपना अभ्यास इस तरह से कर लें, अपने कंसेप्ट को इस तरह से बना लें। आए ऑप्शंस एनालिसिस मेथड की चर्चा अब हम और आप करें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हल करने का ये एक और बेहतर और नायाब तरीका है। यदि शुरुआत से ही हम और आप इस तरीके का अभ्यास करते चलें, इस तरीके को आत्मसात करते चलें और इसी तरीके से अपने माइंडसेट को बनाकर और सवाल को हल करें, तो ये 22 के 22 1 मिनट के अंदर आप हल करेंगे, और उसमें भी 100% शुद्धता के साथ। तो ये ऑप्शन एनालिसिस मेथड फिर एक बार ग्रामर पर ही लागू है। स्टेप बाय स्टेप जो मेथड थी वो भी ग्रामर के लिए ही लागू थी, और ये भी ग्रामर पर। इसके संदर्भ में मैं कुछ मूल बातें, बेसिक फैक्ट्स आपको पहले अवगत करा दूं। आप हमेशा देखेंगे कि जैसे ही कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रश्न आपके पास आया या दिया गया हो, जब यह बोल्ड पार्ट में दिया गया वर्ड या वर्ड ग्रुप इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, तो लेखक क्या करेगा कि कोई एक ऑप्शन को करेक्ट रखेगा ग्रामर के दृष्टिकोण से। अर्थात इसे दोबारा इस प्रकार समझ लें कि जब भी इम्प्रूवमेंट के प्रश्न में कोई गलती करके दी जाती है या कोई गलती जानबूझकर किया जाता है, तो कोई न कोई एक ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 100% ग्रामर के दृष्टिकोण से करेक्ट होते हैं और जिनके द्वारा उस रॉन्ग पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। इससे यही निष्कर्ष आप निकाल करके चलें कि जब भी सवाल हम और आप बनाते हों और सवाल में आपको कोई एक गलती भी मालूम पड़ जाए, तो यह तय कर लें कि अब आपके पास जो भी ऑप्शंस दिए गए होंगे उनमें कोई एक ऑप्शन आपके ग्रामर की कसौटी पर खरा उतरेगा, सही उतरेगा। और जैसे ही कोई एक ऑप्शन हमारे ग्रामर के नॉलेज में, हमारी ग्रामर की कसौटी पर खरा उतरा, तो यह मान लेंगे कि बोल्ड पार्ट गलत है और हम उस आंसर को चुन लेंगे। दूसरे शब्दों में इसको और थोड़ा आसान बना लें कि बहुत सारे प्रश्न आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन से हल करने के क्रम में कुछ स्थितियों में क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन आप 90% सवाल को बिना क्वेश्चन को देखे हुए ही, अर्थात क्वेश्चन को फाड़ करके आपके पास हटा दिया जाए और सिर्फ ऑप्शंस भी दे दिया जाए, तो 90% सवाल के सॉल्यूशन आप ऑप्शन के आधार पर भी कर देंगे। इसका मतलब यही है कि प्रत्येक एग्जामिनर ऑप्शन में भी कोई ना कोई संकेत छिपा कर रखता है कि यदि आपके पास क्वेश्चन गायब कर दिया जाए तो कोई एक करेक्ट ऑप्शन आप आसानी से चुन सकते हैं। इसलिए अपने बनाए गए आंसर को आपको टेस्ट करना हो कि आपके द्वारा बनाया गया सवाल या बनाया गया चुना गया ऑप्शन करेक्ट है अथवा इनकरेक्ट, तो समझ ले कि ऑप्शंस एनालिसिस मेथड नहीं है बल्कि आंसर वैलिडिटी मेथड है कि आपका आंसर वैध है, वैलिड है, या आपका आंसर इनवैलिड है। तो हमने इसके संदर्भ में यही बात कही कि जब ऑप्शंस का एनालिसिस हम और आप बारी बारी से करेंगे और कोई भी एक ऑप्शन ऐसा लग जाए कि ग्रामर के नियमों का 100% पालन करते हुए लिखा गया या ग्रामर के दृष्टिकोण से 100% करेक्ट है, तो यह मान लें कि यह आपका आंसर होने जा रहा है और आपका बोल्ड पार्ट रॉन्ग है। जैसे क्वेश्चन को ले लें, मान लिया जाए कि इस प्रश्न में ये क्वेश्चंस हमारे पास से एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, कोई क्वेश्चंस नहीं हो, हमारे पास ये 4 ऑप्शंस ही हों जिनमें से एक ऑप्शन को सही करना है, चुनना है। चले हम आप चेक कर लें। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 पर नजर दौड़ा लें। आप देख रहे होंगे कि वन ऑफ द लिखा हुआ है और आपने सिंटेक्स के अंतर्गत इस रूल को भी पढ़ा होगा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होनी चाहिए और वर्ब कैसा होना चाहिए,
वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल होनी चाहिए और वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ऑप्शन नंबर 2 ने एक नियम का पालन तो किया कि वन ऑफ के बाद नाउन इसने प्लुरल रखा, जो करेक्ट था, लेकिन इसने वर्ब को प्लुरल कर दिया, जो इनकरेक्ट है। तो ये बोला जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 के एनालिसिस के आधार पर यह तय होता है कि ऑप्शन नंबर 2 ग्रामर के दृष्टिकोण से इनकरेक्ट है। मान लिया जाए ऑप्शन नंबर 3 पर आ जाए। ऑप्शन नंबर 3 पर जब आएंगे तो आप देखेंगे कि वन ऑफ द तो इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन जहां पर पॉइंट्स होना चाहिए था वहां पर पॉइंट लिखा गया, अर्थात जहां नाउन प्लुरल होना चाहिए था वहां नाउन को कैसा दिया गया, सिंगुलर। वर्ब तो सिंगुलर है, एक लेखक ने बचाया, लेकिन लेखक ने दूसरा मिस्टेक कर दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा रॉन्ग है। अब ऊपर वाला ऑप्शन को देख ले, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा है, प्लुरल, वर्ब कैसा है, सिंगुलर। तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रामर के दृष्टिकोण से पूरी तरह से सही है, और जब भी कोई एक ऑप्शन ग्रामर के दृष्टिकोण से करेक्ट साबित हो जाए तो ये समझ लें कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, आपका आंसर अब नहीं होने जा रहा है, और वही आंसर जो ग्रामेटिकली करेक्ट है ये आंसर के रूप में चुन लिया जाएगा। आए इस पर कई सवाल हम आप बना लें। क्वेश्चन नंबर ये देख रहे होंगे 4। सर फिर एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को मैं अभी हटा दे रहा हूं अपने तरफ से, और एक बार एनालिसिस कर लिया जाए कि क्या कोई एक ऑप्शन करेक्ट है ग्रामर के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन हमने हटाया, ये सारे क्वेश्चन फरवरी 2018 सीजीएल मेन का जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चंस हमने रखे हैं। आप देख लें, ऑप्शन नंबर 1 को आप देखेंगे कि इट के साथ हैव को रखा गया, जबकि हम और आप जानते हैं कि इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है और जिसके साथ वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर, अर्थात हैव के साथ हैज चलता तो सोचते। एक ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 पर आ जाए। ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे कि हैड के साथ बीइंग लगाया गया, जबकि हम और आपके पास बेसिक जानकारी होगी कि बीइंग का प्रयोग इज, एम, आर, वाज और वर के साथ करते हैं, हैज, हैव, हैड के साथ नहीं करते। इसलिए बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 भी ग्रामर के दृष्टिकोण से इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 देख लें, इट सिंगुलर है इसलिए इज भी रखा गया। इज, एम, आर के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं और बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म भी लाते हैं, कब, जब स्ट्रक्चर हमें पैसिव रखना हो तब। अर्थात यदि केवल ऑप्शन 2 का ही एनालिसिस कर लें और क्वेश्चन को अपने नजर से एलिमिनेट कर दें, हटा दें, फाड़ करके फेंक दें, तो इसके आधार पर भी हम और आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि इस प्रश्न में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और सवाल आप देख लें, इस जगह पर आप देख रहे होंगे कि बोल्ड पार्ट में बोथ ट्रेवलिंग एंड न्यूट्रिशन रखा गया है। सबसे पहले फिर एक बार हम और आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हुए ऑप्शन का ही सहारा लें। आप छोटी छोटी जानकारी लगाएं, जैसे एंड के राइट साइड आप जिस टर्म को देख रहे होंगे वो टर्म न्यूट्रिशनल एडजेक्टिव है, और एंड के इस तरफ का जो वर्ड ट्रेवलिंग देख रहे होंगे तो या तो ट्रेवलिंग वर्ड को नाउन बना सकते हैं, क्योंकि बोथ के बाद वो ट्रेवलिंग रखा हुआ है तो नाउन बना सकते हैं। तो जब इस पर चर्चा करेंगे तो यह स्पष्ट होगी कि एंड के एक तरफ एडजेक्टिव यदि रखा गया हो और एंड के दूसरी तरफ यदि ट्रेवलिंग को मान ले तो यह ट्रेवलिंग जिरंड फॉर्म में तो है, और इस स्थान पर यह नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि बोथ के बाद नाउन को रख सकते हैं। तो एंड के एक तरफ एडजेक्टिव तो एंड के दूसरे तरफ नाउन रखा गया, ये पार्ट भी मेरे विचार से गलत हो जाएंगे, क्योंकि एंड दोनों तरफ पैरेलल पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर चलता है। हाँ, कुछ इसके अपवाद भी हैं। 3 नंबर को देखेंगे तो बोथ न्यूट्रिशन बराबर भी नाउन है और ट्रेवल बराबर भी नाउन है, तो ये बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर 3 में एंड से 2 नाउन को जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर 2 में एंड के एक तरफ एडजेक्टिव को तो एंड के दूसरी तरफ नाउन को, ऑप्शन नंबर 1 में
एंड के एक तरफ नाउन को तो एंड के दूसरे तरफ ट्रेवल्ड बराबर वर्ब भी मान लें। इस जगह पर जोड़ा गया जो गलत है और इसलिए सही आंसर होना चाहिए 3 नंबर। अब आप आ जाएं, इस क्वेश्चन को आप देख लें। फिर मान लिया जाए कि एक बार क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं, केवल ऑप्शन से ही चेक करके चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे कि एमंग का प्रयोग है टू के लिए, जबकि हम और आप जानते हैं कि टू के लिए बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 ग्रामर के दृष्टिकोण से रॉन्ग है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 पर जब आप आएंगे तो डिप्लोमेसी टर्म भी CY एंडिंग होने के कारण नाउन है और रिलेशंस भी नाउन ही है, और ग्रामर के नियम के अनुसार यदि 2 नाउन को एक साथ रख लिया जाए तो ये भी टर्म ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। अब यदि ऑप्शन नंबर 2 पर गौर किया जाए तो डिप्लोमेटिक वर्ड एडजेक्टिव है, रिलेशंस वर्ड नाउन है, कोई भी एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है इसलिए सही है, और 2 के लिए बिटवीन का भी प्रयोग किया गया, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 ग्रामेटिकली करेक्ट है और आंसर नंबर 2 को चुना जा सकता है। आप इधर देख लें, एक और क्वेश्चन देख लें ऑप्शन एनालिसिस में। मान लिया जाए कि हमने इन क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। आप देखेंगे कि रिलीजन एंड कास्ट, धर्म और जाति, तो कॉमन सेंस लगा करके इसे ऐसे ही आप बना लें कि जाति के लिए CAST करेक्ट स्पेलिंग होती है, और इस कास्ट का, जाति का नाउन का जीरेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना गलत है, या नाउन का वर्ब के किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना गलत है। ये दोनों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि एंड के एक तरफ नाउन है तो एंड के दूसरे तरफ भी नाउन ही है, इसलिए ये आंसर इसका 1 नंबर लेंगे। कुछ सवाल आप और बनाते रहेंगे, आपके लिए भी हमने छोड़ा है। एक अन्य मेथड की मैं चर्चा कर रहा हूं इस समय सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हल करने की, वो मेथड है मेजॉरिटी। दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि मेरे इस मेथड्स को लेकर के कई टीचर्स और कई स्टूडेंट्स भी उंगली उठा सकते हैं, लेकिन दोबारा आपको रिमाइंड कर दूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने के क्रम में जितने कारगर मेथड्स हमने देखे हैं उन मेथड को आपके दिमाग में रख रहा हूं। आप उस मेथड का अप्लाई करके इस टॉपिक को अपने पकड़ में कर सकते हैं, और इस मेथड के आधार पर भी बहुत सारे प्रश्न को हल होते देखा है। इसलिए इस मेथड को गलत तो नहीं मान सकते, बकवास तो नहीं मान सकते। हाँ, ये मेथड तब प्रयोग करना है जब आपके सारे अस्त्र और शस्त्र असफल हो जाएं, फेल हो जाएं। जब सवाल बन रहा हो, जब सवाल इजी नेचर का हो, तो इस मेथड को लगाकर गलती को आमंत्रित मत करें। इसलिए उन स्टूडेंट से नम्र निवेदन है या उन टीचरों से निवेदन है कि जो इसको देखने के बाद और उंगली उठा दें, तो कम से कम एक बात की श्योरिटी है कि अब तक आपके दिमाग में ये मेथड की चर्चा किसी ने नहीं की होगी और नहीं अब तक आपके दिमाग में ये मेथड्स आए होंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य एकमात्र है कमजोर स्टूडेंट को भी नौकरी दिलाना, और इसलिए इस मेथड की चर्चा मैं कर रहा हूं ताकि अंग्रेजी को आपके सामने काफी आसान बना सकूं, अंग्रेजी के भूत को आपके सामने मैं भगा सकूं। इस मेजॉरिटी के अंतर्गत क्या करेंगे वो आपको बता दें। सबसे पहले जैसे ही आप ऑप्शंस पर हम और आप आएंगे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी के अंतर्गत जो बात मैं समझाने जा रहा हूं वो ये है कि दिए गए किसी भी प्रश्न को या कुछ प्रश्नों को खासकर मेजॉरिटी के आधार पर भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। कब? जब सारे तिकड़म और सारे मेथड्स आपके फेल हो जाते हैं। तब जब मेजॉरिटी पर आप हल करना स्टार्ट करेंगे तो 2 प्रकार की मेजॉरिटी आपके पास स्पष्ट होगी। एक जिसको हम आप बोले कि क्लियर मेजॉरिटी आपके पास मिल जाएगी, और एक आपके पास पार्शियल मेजॉरिटी मिलेगी, अर्थात किसी वर्ड या वर्ड ग्रुप के होने की आंशिक बहुमत होगी
और एक आपके पास किसी वर्ड और वर्ड ग्रुप के होने की मेजॉरिटी काफी ज्यादा होगी, क्लियर होगी। तो इसी की चर्चा मैं अब कर रहा हूं। ये एक सवाल कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि एक नाम और मैं रखता हूं रूल ऑफ मैचिंग। इसमें क्या करेंगे कि ऑप्शन के वर्ड को आपस में मैच कराने की कोशिश करेंगे और मैच कराने के क्रम में जिन जिन वर्ड्स के बहुमत स्पष्ट होते चलेंगे कि इन वर्ड के होने की संभावना मेजॉरिटी के आधार पर ऑप्शन में है, तो ऐसे में से एक ऑप्शन को आंसर के रूप में चुन लेंगे जिनकी मेजॉरिटी हमारे पास क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। इसे संक्षेप में ऐसे समझ ले कि ऑप्शन में दिए गए वर्ड की मेजॉरिटी यदि स्पष्ट हो जाती है कि ये ऑप्शन में रखा गया वर्ड का मेजॉरिटी क्लियर है, तो ऐसे मेजॉरिटी वाले ऑप्शन को आंसर के रूप में चुन लेंगे। और जब मेजॉरिटी पार्शियल होगी तो हमें दो स्टेप लेना होगा कि पार्शियल होने के बाद बोल्ड जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी ध्यान रखने होंगे और उसके सेंस के अनुसार निर्णय लेना होगा। आए इसे क्वेश्चन से ही समझें। जैसे इसे क्वेश्चन से समझें, हम आप देख रहे होंगे, इसके लिए भी चाहे तो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दें और ऑप्शन पर नजर दौड़ाएं। आप देख रहे होंगे कि दो ऑप्शन में सुन और आफ्टर होने की संभावना या बहुमत हमारे पास है। ऑप्शन नंबर 1 में भी सुन आफ्टर है, ऑप्शन नंबर 2 में भी सुन आफ्टर है, ऑप्शन नंबर 3 में एज सुन एज है। इसे ऐसे समझ लें कि सुन आफ्टर होने की संभावना 2 घरों में है या सुन आफ्टर होने की मेजॉरिटी 2 घरों में है, जबकि एज सुन एज होने की मेजॉरिटी 1 घर में है या 1 ऑप्शन में है। बहुमत का कॉमन सेंस हमारे आपके पास है कि जिसकी बहुमत होगी उसकी सरकार रहेगी और जिसकी बहुमत नहीं होगी उसकी सरकार गिरेगी। तो एक चीज तो तय हो गया कि सुन आफ्टर के होने की संभावना हमारे पास अधिक है, एज सुन एज होने की संभावना हमारे पास कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट किया। एलिमिनेशन के बाद यह ध्यान रखें कि हमने ऑप्शन नंबर 3 को केवल एज सुन एज के आधार पर एलिमिनेट किया, लेकिन बाकी वर्ड के मेजॉरिटी को जब साबित करना होगा, ध्यान में रखना होगा, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 3 को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे अराइव्ड की मेजॉरिटी को साबित करना हो तो अराइव्ड ऑप्शन नंबर 2 में भी है और अराइव्ड ऑप्शन नंबर 3 में भी है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में कैसा है, अराइव है। फिर दोबारा बोल सकते हैं कि अराइव्ड होने की संभावना हमारे पास 2 में है और जबकि अराइव होने की संभावना हमारे पास 1 में है। मेजॉरिटी किसकी हो गई, अराइव्ड की, इसलिए बोलेंगे कि 1 नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। अब यदि मेजॉरिटी किसी भी एक ऑप्शन के सभी शब्दों के होने की स्पष्ट हो गई तो आप बेधड़क इसे आंसर के रूप में चुन लें। जैसे सुन आफ्टर की मेजॉरिटी भी साबित हो गई, द प्लेयर्स की भी मेजॉरिटी सभी में है तो द प्लेयर्स की भी मेजॉरिटी साबित हो गई, अराइव्ड और अराइव्ड की भी मेजॉरिटी साबित हो गई। तो ये बोला जा सकता है कि ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन वाला, 2 नंबर वाला। क्योंकि मैं सीजीएल का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, अपने से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं कि अपने से मेथड हमने खोजा। मैं क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन के आधार पर ही रखा हूं और ये तभी बनाने का सलाह है जब आपके सारे तिकड़म फेल हो जाएं तब। इसलिए किसी टीचर और स्टूडेंट से विनम्र निवेदन है कि आप ये देखने के बाद उंगली मत उठाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य उन स्टूडेंट को पास कराना है जिनकी अंग्रेजी कमजोर है। दोबारा इसमें हमने कितने मेथड्स की चर्चा की उसको एक बार थोड़ा एक्शन रिप्ले में देख लेंगे। सबसे पहला काम हमने किया कि प्रत्येक ऑप्शंस को आपस में मैच कराया। मैच कराने के बाद देखा कि ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 2 में सुन आफ्टर और सुन आफ्टर मैच कर गया। तो सबसे पहला स्टेप था कि प्रत्येक ऑप्शंस को आपस में मैच कराया।
लेकिन ये दो ऑप्शन में सुन आफ्टर मैच किया, तीसरे ऑप्शन में एज सुन एज था। हमने इन 3 नंबर को हटा दिया, नजर से दूर कर दिया। दोबारा जिस ऑप्शन को हमने हटाया बाकी वर्ड का मेजॉरिटी साबित करना होगा, तो हटाए गए ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे। ये बात मत भूलें, ऐसा मत कर लें कि जिस ऑप्शन को हटा दिया उस ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं। हमने एक वर्ड के कारण 3 को हटाया, बाकी वर्ड के कारण नहीं हटाया, लेकिन बाकी वर्ड की मेजॉरिटी साबित करनी होगी तो जिस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे उस पर भी नजर दौड़ाएंगे, उस पर भी नजर रखेंगे। अब जैसे द प्लेयर्स इसमें भी था, द प्लेयर्स इसमें भी है, द प्लेयर्स इसमें भी है, द प्लेयर्स की मेजॉरिटी क्लियर है, स्पष्ट है। अब अराइव्ड ऑप्शन नंबर 2 में है और अराइव्ड ऑप्शन नंबर 3 में है, जबकि एक में कौन सा चीज है, अराइव। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। तो हमारे पास मेजॉरिटी किसकी हो गई, अराइव्ड की। तो यह स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 के प्रत्येक वर्ड का मेजॉरिटी क्लियर है। तो आंसर के रूप में किसे चुनेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को। आ जाएं, इस क्वेश्चन को ले लें और सारे क्वेश्चंस की प्रामाणिकता आपको साबित करनी है। तो 2018 सीजीएल का जो एग्जाम फरवरी में हुआ, आप उससे मैच करा सकते हैं। मैं दिखाने जा रहा हूं कि जिन लेखक और जिन टीचर को ये मेजॉरिटी का मेथड सुनने के बाद दिल और दिमाग में आग लगती है, तो वो ये तय कर लें कि ये क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से नहीं लाया, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आज नहीं इस मेथड पर बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिनों से इस मेथड्स पर बन रहे हैं। और एक आपके पास औजार मैं दे रहा हूं कि अगर आपके बाकी औजार फेल हो जाएं तो इन औजार को निकालें और चला लें और आंसर आप पा लें। आ जाएं इधर, आप देख रहे होंगे कि मेजॉरिटी साबित कर लें और क्वेश्चन को भी हटा दें, एलिमिनेट कर दें, क्वेश्चन की भी आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे होंगे कि दे की मेजॉरिटी तो तीनों ऑप्शन में है, 1 में, 2 में, 3 में। हैव की मेजॉरिटी कितने ऑप्शंस में है, 2 में, अर्थात हैव की मेजॉरिटी कितने में है, 2 में, और हैज की मेजॉरिटी कितने में है, 1 में। तो जिसकी बहुमत उसकी सरकार रहेगी, जिसकी बहुमत नहीं उसकी सरकार गिरेगी। तो हमने क्या किया, 3 नंबर को गिराया। लेकिन यह ध्यान रखें कि जब हेल्ड की मेजॉरिटी साबित करनी होगी तो जिस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट करूंगा उस ऑप्शन को भी हेल्ड की मेजॉरिटी साबित करते समय ध्यान में रखूंगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें होल्डिंग लिखा गया है, जबकि हेल्ड की बहुमत कितने घरों में है, 2 घर में। तो क्या बोल सकते हैं कि 2 घर में हेल्ड की बहुमत है, 1 घर में होल्डिंग की बहुमत है। जिसकी बहुमत उसकी सरकार, जिसकी बहुमत नहीं उसकी सरकार गिरेगी। तो बोलूंगा कि 1 नंबर ऑप्शन जाएगा। तो आंसर क्या लेना पड़ेगा, 2 नंबर। आप इस क्वेश्चन को देख लें, इस ऑप्शन को देख लें। और गाइड की बहुमत 2 घरों में है, या और गाइड इट की बहुमत तो 2 घरों में है, और गाइडेंस की बहुमत नहीं है। तो हम और आप चाहें तो इस 3 नंबर ऑप्शन को हटा सकते हैं। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि फर्दर के पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर 3 में। और ये देख रहे होंगे कि 1 नंबर ऑप्शन में भी फर्दर के पहले कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं किया गया, जबकि 2 नंबर ऑप्शन में टू का प्रयोग किया गया। इसका मतलब यही निकाल सकते हैं कि फर्दर के पहले टू के प्रयोग की संभावना या मेजॉरिटी कम है और फर्दर के पहले टू के न होने की संभावना अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को भी हटा दें। अब ऑप्शन नंबर 1 को चुना जा सकता है, किंतु कभी कभी कुछ डाउट होने की स्थिति में हम और आप क्वेश्चन का भी सहारा ले लें। और इस जगह आप देख लें, इट नुआंसेस बराबर वर्ब का 5वां, और वर्ब का 5वां बराबर टेंस कैसा, प्रेजेंट। और ये बोल्ड पार्ट में गाइडेड बराबर कैसा टेंस, पास्ट। और रूल के अनुसार बोल्ड पार्ट के आगे और पीछे का टेंस यदि प्रेजेंट हो तो बोल्ड पार्ट में भी प्रेजेंट टेंस को रखना चाहिए। ये ध्यान आप रख लें रूल को।
कि जब भी बोल्ड पार्ट में कोई वर्ब दिया गया हो और आपको इसका टेंस प्रेजेंट रखना है कि पास्ट या डाउट हो, तो आप बोल्ड पार्ट के आगे और पीछे वाले पार्ट को चेक कर लें। यदि आगे और पीछे कहीं भी इसके प्रेजेंट होने का संकेत मिला तो बोल्ड पार्ट में भी प्रेजेंट को रख लें, और आगे और पीछे यदि पास्ट का संकेत मिला तो बोल्ड पार्ट में भी पास्ट को रख लें। अब एक प्रश्न और उठता है कि जब आगे और पीछे कोई भी टेंस की संभावना ना हो, हम तय नहीं कर पाए, तो अक्सर देखा गया कि जब कोई भी आगे और पीछे टेंस हम आप नहीं पता कर पाए तो चांस बनेगी कि बोल्ड पार्ट में प्रेजेंट टेंस को रखा जाए। इसलिए सही आंसर है, करेक्ट आंसर है 1। अब कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं जिन्हें आप चाहें तो हल कर सकते हैं। आए अब एक बार बैक करते हुए इसके कुछ और मेथड्स की चर्चा मैं आपके पास कर दूं। आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बन जाएगी और आप अब इसके सवाल को काफ़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो रूल की चर्चा फिर एक बार संक्षेप में कर लें, कुछ और रूल की। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के प्रश्न को हल करते समय यह भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि बोल्ड पार्ट में दिए गए वर्ड या वर्ड ग्रुप को ज्यों का त्यों किसी ऑप्शंस में रख दिया गया हो या रखा जाए, तो ऐसे ऑप्शंस को आंसर के रूप में मत चुनें। यह ऑप्शन हमेशा गलत होगा। अब यहीं तक, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टॉपिक पर थोड़ी विस्तार से चर्चा आगे मैं करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और साथ ही साथ ये पूरा विश्वास है कि इस टॉपिक पर अब तक हमने जिन मेथड्स की चर्चा की वो आपके पास पहली बार आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।